सोचते हैं कि जिस गति से, जिस तेज़ी से ये मुझे काला पानी की तरफ ले जा रही है, क्या कभी कोई ऐसी ट्रेन भी होगी जो उतनी ही गति, उतनी ही तेज़ी से मुझे काला पानी से वापस अपनी मातृभूमि के में लाएगी। नमस्ते दोस्तों। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है भारत लेट्स टॉक के इस चैनल में। और हम पढ़ रहे थे विनायक दामोदर सावरकर जी की जीवनी, मेरा आजीवन कारावास। तो इसके 3 चैप्टर हम पहले ही पढ़ चुके हैं, और अगर आपने वो नहीं देखे हों तो प्लेलिस्ट पर जाकर आप वो देख सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और अभी जो चौथा प्रकरण है उसका नाम है अंडमान के लिए प्रस्थान। तो सावरकर जी ठाणे जेल से अब अंडमान के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। तो उस समय क्या घटनाक्रम चल रहा है या क्या वो सोच रहे हैं, उसके बारे में इस चैप्टर में लिखा है। तो जैसे कि अब वो लिखते हैं कि जब वो अंडमान ठाणे जेल में पहुँचे तो उनके लिए क्या था, एक अलग से कोठरी खाली करवाई गई थी, जिसमें बहुत सारे, यूजुअली क्या होते हैं, बहुत सारे सैनिक एक कोठरी में रहते थे। तो लेकिन उनके लिए एक कोठरी खाली कराई गई थी और ये सख्त निर्देश दिए गए थे कि इनसे कोई भी कैदी बातचीत नहीं करेगा या कोई भी इनसे व्यवहार नहीं रखेगा, इस टाइप का कुछ था। लेकिन वो लिखते हैं कि उसके बावजूद भी आसपास, क्योंकि बहुत सारी कोठरी थी, वहाँ बहुत सारे कैदी थे, तो आसपास का शोर शराबा, चहल पहल होती रहती थी, या खाना पीना जब खाने वो जाते थे तब मिलते रहते थे। तो इस प्रकार से कुछ ना कुछ तो उधर होता रहता था। लेकिन जब अब वो जहाँ जाने वाले हैं वहाँ ये सब होने की आशंका कम है, चांसेस बहुत कम हैं। तो इसके लिए वो लिखते हैं, यद्यपि कोठरी अकेली थी तथापि उसमें एक के बाद एक लगी हुई कोठरियों में अंडमान जा रहे सारे बंदियों के भरे होने और भोजन करते घूमते उनके भाषण, उसासे, रोना और हंसना, यह सब सुनने और देखने से बहुत दिन में मेरे मन को दुख से भी कुछ आनंद आए बिना ना रहा। मैंने उन बंदियों का हंसना जो कहा है वह सच है। तो आप सोच रहे होंगे कि बंदी जो क्यों हंसेंगे भाई जब इतना कठोर वो है। तो वो अब लिख रहे हैं, दुख और यातनाओं की भयप्रद सुरंग के दुख की अति में हंसना ही हर तरह की हंसी से विकट होता है। दुख का भार असहनीय होने अथवा निर्लज्जता के कंधे से उसे हल्के से फेंक देने से दुख भी खिलखिलाने लगता है। वो लिखते हैं कि जैसे कभी कभी क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है तब आँखों से आंसू निकलने लगते हैं ना। तो जैसे ही बहुत ज़्यादा जब सुख मिलता है या दुख मिलता है तो अपने आप वो हंसी आने लगती है ऐसी परिस्थितियों में। तो इस प्रकार से वो लिख रहे हैं। वो लिखते हैं कि कहा जाता है कि फ्रांस की राजक्रांति के दौरान अमानुष रक्तरंजित वध, हत्याएं, फांसी और मारकाट की पेरिस में अति हो गई थी और ऐसी भीषण स्थिति हो गई थी कि आज प्रधानमंत्री बने और कल फांसी। उस समय जो नाट्यगृह भी इतने नहीं भरते थे, वे भी खचाखच भरे रहते थे और मधुशालाएं, कीड़ालय सतत नाच गान, हंसी कहकहों से गूंजते रहते थे। तो वह फ्रांस की क्रांति के समय जो घटनाएं घटी उसको बताते हुए लिख रहे हैं कि जब उधर पे ये सब मार काट ये सब चल रही थी तो लोगों को तो मतलब इतना दुख था और सब कुछ था। तो वो उस समय क्या है कि जितने भी मनोरंजन की चीज़ें होती थी, भोग विलास की चीज़ें होती थी, वो लोग करते रहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि पता नहीं कब मृत्यु आ जाए। उसी को एक और एग्जाम्पल देते हुए वो लिखते हैं कि जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था तो जर्मन की पनडुब्बियों में जो सैनिक रहते थे उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी, क्योंकि उन्हें महीनों महीनों तक पनडुब्बियों के द्वारा समुद्र के अंदर रहना पड़ता था। फिर वहाँ से ही युद्ध हो रहा है, कब मर जाएं कब जिएं इसका कोई भरोसा नहीं रहता था। तो क्या होता था कि जब जो पनडुब्बियाँ हैं वो कभी कभी जब किनारे में आती थी फ्यूल के लिए, जिस चीज़ के लिए, तो जो सैनिक रहते थे वो वहाँ पर जो भी चीज़ें हों, मतलब वहाँ की दीवारों पर एक कोट मिलता था कि एंजॉय टिल दो गो मैड
enjoy for tomorrow we die। मतलब इतना हंसो, इतना खेलो कूदो कि पागलों की तरह हो जाओ और enjoy करो कल की मृत्यु के लिए। तो इस प्रकार से कोट लेते थे। तो उधर जितनी भी हदें सब कुछ करते थे वो लोग, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता था कि कब उनकी मृत्यु आ जाए, तो वो एक ही दिन में पूरी ज़िंदगी जीना चाहते थे। इस प्रकार की स्थिति हो जाती थी। तो ये वो लिख रहे हैं। उसके बाद अब सावरकर जी जिक्र कर रहे हैं चालान का नाम करके, एक सब टाइटल दिया है उन्होंने अपनी पुस्तक में। तो चालान आपने पिछले चैप्टर में देखा होगा कि जब कोई भी बंदी आता है और वो बंदी जो कुछ दिन थाने कारागृह में रहेगा, उसके बाद उसको काला पानी के लिए अंडमान भेज दिया जाएगा। तो उस व्यक्ति को जब उसका नाम आता है, वो व्यक्ति आते हैं, तो उसको बोलते हैं चालान आ गया। तो चालान जब आता है तो अमूमन ये होता है कि चालान ऐसे ही नहीं कटता। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, बहुत सारी परीक्षाएं पास करनी पड़ती हैं। सावरकर जी लिखते हैं कि चालान सहजता से नहीं मिलता, उसके लिए पुलिस चौकी, मजिस्ट्रेट, कोर्ट, सेशन, ज्यूरी, हाई कोर्ट आदि कई परीक्षाओं में खरा उतरना पड़ता है, अथवा चढ़ा मनुष्य ही आजन्म कारावास काले पानी की प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। तो ये सावरकर जी बता रहे हैं कि चालान अगर आपको पार करना है तो आपको इन सब परीक्षाओं से होकर गुजरना पड़ता है। और जो चालान जिस पर बन रहा है ना, तो वो समझ लो कि छटा हुआ बदमाश है। बदमाशों की का भी बदमाश की श्रेणी में जो व्यक्ति आता है उसका ही चालान कटता था। तो जैसे ही चालान मतलब वो कैदी थाने जेल के अंदर आता है, तो उसी समय सारे सिपाही, सारे पुलिसकर्मी, सारे जितने भी अधिकारी हैं वो चौकन्ने हो जाते हैं कि भैया इससे बच के रहना है, क्योंकि ये आया है तो ये बहुत ख़तरनाक आदमी होगा, मारपीट करेगा, किसके साथ जो कैदी हैं आपस में उनके साथ मारपीट करेगा, या फिर क्या करेगा कि पुलिस वाले के साथ ही हाथापाई करेगा, कुछ भी कर सकता है। मतलब इस प्रकार की छवि चालान की होती है। तो यही अपेक्षा किससे थी कि यार जब सावरकर जी आए हैं, उनके नाम पे चालान कटा है, काले पानी की सज़ा मिली है, तो इसी प्रकार का कुछ ये भी करेगा। लेकिन अब सावरकर जी बदमाश वाले कैदी नहीं थे, वो तो राजक्रांति के कारण अंग्रेज़ों को उनसे खतरा था, इसलिए ज़बरदस्ती उन पर मुकदमे चलाए गए और उन्हें काला पानी भेजा जा रहा था। लेकिन सावरकर जी कहते हैं कि इन सब में जितने भी कैदियों में एक तो सारे एक दूसरे को मतलब कुछ समझते नहीं हैं, और उनमें भी अगर किसी की थोड़ी बहुत इज्जत है तो वो है बैरिस्टर की इज्जत, वकील की इज्जत। तो वो खुद एक बैरिस्टर हैं, तो थोड़ी इज्जत उनकी उस समय जेल में कर रहे हैं दूसरे लोग कि भैया इससे बच के रहना है। उस रात मेरी भी अवस्था कुछ ऐसी ही हो जाती, परंतु सौभाग्यवश बैरिस्टर और बड़ा साहब के रूप में जिस तिस के मुँह में अपना बोलबाला था, बंदियों में और उनमें भी घुटे हुए बदमाश अपराधियों में यदि किसी वर्ग के विषय में सहज आदर भाव तथा भय उत्पन्न होता है तो वह बैरिस्टर वर्ग के विषय में है। कवि, विद्वान, सात्विक जनों के संबंध में उनकी कोई विशेष भावना नहीं थी, भले ही वह अंग्रेज़ों का प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, परंतु बैरिस्टर कहते ही आदर मिश्रित आश्चर्य भाव से भुटकियां तानकर उसके मुख में भी अच्छा निकल ही जाता है। उसका कारण भी स्पष्ट है। चोरी, उचक्की, डाके जनी, न्यायालय तथा कारागृह में उनका सारा जन्म व्यतीत होता है। उधर उनके मत अनुसार बैरिस्टर एक अद्वितीय प्राणी ही प्रकट होता है, क्योंकि वह उनके अत्यंत कुशलतापूर्वक बुने हुए पापों के जाल अपनी कुशाग्र बुद्धि द्वारा छिन्न भिन्न करता है, अथवा इसके विपरीत उनके स्पष्ट गोचर अपराधों को अपनी बुद्धि की ढाल के नीचे छिपाकर उन्हें निर्दोष बरी जो करा देता है। तो इस कारण से जो अब कैदी हैं उनके बीच में भी बैरिस्टर के प्रति सम्मान है, क्योंकि उन्हें पता है कि यार यही वो व्यक्ति हैं जो उन्हें छुड़ा के ले जाते हैं। तो उस प्रकार से सहज जो बातें हैं, वो सम्मान जो भी है वो सावरकर जी के प्रति
उधर के लोगों का होता है। उनका इस प्राणी से डरना स्वाभाविक है। इसके उससे हाथ मिलाने के लिए, उससे मित्रता करने के लिए वे स्वाभाविक रूप से प्रयास करते हैं। प्राचीन काल में बादशाह और बीरबल की शुशुर कथाएं जिस तरह प्रचलित हैं, उसी तरह कारा जगत में बैरिस्टर और गवाह की दंत कथाएं दूर दूर तक फैली हैं। भले ही मेरी बैरिस्टरी का मेरे लिए कोई उपयोग न हुआ हो, तथापि इतना उपयोग तो यहाँ अवश्य हो गया। कितना ही बड़ा बदमाश क्यों न हो, मेरे सामने झट से नम्र बन जाता है। उस रात मैं सलाखों में से बंद द्वार के निकट खड़ा हो रहकर विवित्सा का वह नंगा नृत्य देख सुन रहा था। बहुत दिनों के पश्चात इतने स्वर तथा कोलाहल सुन रहा था। एकांतवास से मेरा मन चिड़चिड़ा हो गया था। वही समतत्व मन, वह विवित्सा भाड़ेपन से घृणा कर पीछे हटने की बजाय मनोविकार के विस्फोट से आग लगा मिट्टी के तेल का कनिस्तर जैसे एकदम लपेटों से घिर आए, उसके उजाले से वह तमाशा देखता रहा और देखते ही देखते उस कारण तथा स्वरूप का सात्विक पृथक्करण भी करता रहा। भले ही व्यक्तिगत दुख से मन व्याकुल हो, तथापि वह गड़बड़ झाले में मन अपना दुख दर्द भूलकर घड़ी भर के लिए वह तमाशा देखे बिना अन्य कुछ कर भी नहीं सकता। इतना उन लोगों के ठहाकों का शोर हो रहा था। मैंने अपने प्रत्यक्ष हिस्सा किया, मैंने उसमें प्रत्यक्ष हिस्सा नहीं लिया तथा चालान के चालक ने यह कहते हुए उसकी अपेक्षा की कि बैरिस्टर साहब को तंग मत करो। इतना ही नहीं, 11 बजे रात को जब उनका हंगामा शिखर पहुंच गया, तब सिपाहियों ने उनसे कहा, बैरिस्टर साहब को नींद नहीं आ रही है, अतः तुम भी अब सो जाओ। यह कहते ही उन बंदियों में से प्रायः सभी बंदियों ने चीखना चिल्लाना बंद किया और फिर लगभग 12 बजे रात मेरी आंख लग गई। प्रातः का स्मरण हो गया कि मेरे ज्येष्ठ बंधु बाबा राव जब आजन्म कारावास पर गए, तो इनके जो ज्येष्ठ बंधु हैं बाबा राव, उनका नाम था गणेश दामोदर सावरकर। तो इनको भी 1909 में आजीवन कारावास का दंड मिल गया था। तो उसकी विषय में लिख रहे हैं, तब वे इस तरह के किसी चालान के साथ गए होंगे और उससे पहले यही कहीं उन्हें बंद रखा गया होगा। तो जब उन्हें भी आजीवन कारावास हुआ था, तो सावरकर जी वही कह रहे हैं कि मेरे बड़े भाई को भी इसी प्रकार से रखा होगा और यहीं से फिर वो आजीवन कारावास के लिए गए होंगे। अतः वार्डर से पूछा, पर वह नया था, कुछ नहीं जानता था। एक पुराने सिपाही ने थोड़ी सी खोजबीन करते हुए कहा, उन्हें इसी कोठरी में बंद किया गया था जहां आज मुझे रखा गया है। वह सिपाही चला गया। मेरे आँखों के सामने मेरे ज्येष्ठ बंधु की मूर्ति खड़ी हो गई। उनके अभियोग के समय मेरे साथ जो लोग थे, उनसे मुझे ज्ञात हो गया था कि जेल में उन्हें कड़ी यंत्रणाएँ सहनी पड़ी हैं। मुझे उनकी यातनाएं भी दिखाई देने लगीं। उनकी वह देह मुझे दिखाई देने लगी जो यातनाओं से व्याकुल प्राण होने पर उन कष्टों के शारीरिक और मानसिक आघात सहती हुई खड़ी थी। जैसे एक बार बहका हुआ हठी गजराज अपनी गढ़ स्थल का तीक्ष्ण से तीक्ष्ण आघातों को उफ तक न करते हुए सहता है और अड़ियल बना अचल खड़ा रहता है, इस कोठरी में वह वीर पुरुष सलाखों के सामने उसी तरह हाथ मलता हुआ खड़ा रहा होगा, जैसे पक्षीराज गरुड़ पिंजरे के पास झुंझुलाता झुंझुलाता हुआ रहता है। उस मेरी चिंता तो नहीं करते होंगे या मन में यह तो नहीं कहते होंगे, क्या हुआ मैं चला गया तो वह तो पीछे है ना, फिर चिंता काहे की, वह देख लेगा। यदि वह कहते होंगे तो अब मुझे भी इसी तरह का आहत होते देखकर उन्हें कैसा प्रतीत होगा, उन्हें कितना आघात पहुँचेगा।
इससे अच्छा है यदि उनसे मेरी प्रत्यक्ष भेंट ना हो, उन्हें और मुझे भिन्न भिन्न वार्डों में रखा जाए। अब वो जाने वाले हैं काला पानी जहाँ उनके भाई पहले से हैं, तो अब वो कह रहे हैं कि भाई ऐसा हो कि भाई मुझे अलग ही रखें। अगर भाई को पता चलेगा, बड़े भाई को, कि यार सावरकर भी इधर आ गया है, तो उनने थोड़ी बहुत जो उम्मीद लगाई होंगी कि सावरकर तो है, वो घर परिवार की देख रेख कर लेगा, तो वो भी अब आघात होगा। एक तो छोटा भाई को भी काले पानी की सज़ा हो गई है, वो भी 2-2 काले पानी की सज़ा और 2-2 उम्र कैद की सज़ा, और ऊपर से अब घर पे भी कोई नहीं है। तो इस प्रकार से, क्योंकि उनके जो छोटे भाई हैं वो बहुत छोटे हैं और नासमझ हैं। हालांकि हमने देखा था कि वो भी एक अंग्रेजी अधिकारी को मारने के प्रयास में उन्हें को भी जेल हो गई थी। तो इस प्रकार से पूरा परिवार ही क्रांतिकारी विचारधाराओं का था। तो वो वर्णन कर रहे हैं कि भाई अगर मुझे अलग वार्ड मिले जिससे मेरी भाई से मुलाकात ही ना हो। मेरे विचार से यदि मुझे अकेले को ही दंड भुगतना पड़ता तो मेरे मन को उन वेदनाओं का जो मैंने भुगती हैं 50वां हिस्सा भी भोगना नहीं पड़ता। परंतु एक तो मेरी अपनी वेदनाएं सहता था, उसी समय यदि मेरे आँखों के सामने मेरे अग्रज को भी, जो मुझे भगवान सदृश पूज्य हैं, मुझसे भी अधिक यातनाएं झेलते हुए मुझे देखना पड़ता, सुनना पड़ता, तो उस समय मेरी सहन शक्ति ऐसी भरभराती जैसे तूफान में कोई प्रचंड बट वृक्ष कड़क कड़क करता भरभरा कर धराशायी हो जाता है। मेरा कलेजा छलनी हो जाता। तो अब सावरकर जी एक कोई विश्वासी अधिकारी से पूछ रहे हैं कि मेरे भाई जब जेल में थे तो उनको भी क्या ऐसी यातनाएं, ऐसे ही कष्ट मिलते थे? तो वो कह रहे हैं कि नहीं, इतना तो उनको नहीं दिया जाता था। तो यह सुनकर उनके मन में थोड़ी राहत हुई कि उनको उनके बड़े भाई जिनको वो पूजते हैं उनको इतना कष्ट नहीं सहना पड़ा। कम से कम इस कमरे में तो वे चैन की नींद सोते होंगे। अब काला पानी में क्या हुआ ये तो उन्हें नहीं पता, लेकिन जब तक ठाणे में रहे होंगे, जब तक तो इधर अच्छे से रहे होंगे, ऐसा सावरकर जी कह रहे हैं। मैंने उसी अधिकारी से श्री वामन राव जोशी, सोमण आदि सह अभिवक्तों के ठाणे की जानकारी चाहिए। अब सावरकर जी के साथ जो अन्य लोग थे, उनके जो सहपाठी थे, या क्या है कि उनके जो मित्र थे जो क्रांति में हिस्सा ले रहे थे, उन पर भी क्योंकि मुकदमा चला, तो वो जानना चाह रहे थे कि उन पर क्या मुकदमे चली, या वो कहाँ हैं या किस स्थिति में हैं। तो उसके बारे में वो उसके अधिकारी से पूछते हैं। तो जो पहला नाम है वामन राव जोशी जी का, उन्होंने क्या है कि उनको जैक्सन की हत्या में दोषी माना गया था और उन्हें आजन्म कारावास दिया गया था। और ऐसे ही जो दूसरे हैं शंकर रामचंद्र सोमण, इन्हें भी जैक्सन हत्या के षड्यंत्र में दंड दिया गया था। इन्हें लेकिन आजीवन नहीं दिया गया था, इन्हें कुछ वर्षों का दिया गया था। तो ये चालान वाला प्रकरण ख़त्म होता है इधर से। अब शुरू हो रहा है नेक्स्ट पार्ट, वो है चले भैया काला पानी, ऐसा इन्होंने टाइटल दिया है। 2-4 दिन में अंडमान प्रस्थान करने के लिए सभी बंदियों की उस सेना को बाहर निकाला गया। अन्य बंदियों के साथ मैं भी कोठरी के पास तैयार होकर खड़ा रहा। पैरों में बेड़ियां, अंडमान के लिए एक अंगोछा, एक चद्दर और एक बंडी, इस तरह का बेस, बगल में जैसे तैसे दबाया हुआ टाट और कंबल का बिस्तर, जिसे उस टाट के खुरदुरेपन और कठोरता के कारण लपेटना कठिन हो रहा था। और एक हाथ में टीन की थाली पाट। पुनः वह टोली एक पंक्ति में तालबद्ध बेड़ियां झंझनाती हुई चली। जो कोई भी दिखे उसे राम राम, चले भैया काले पानी कहते हुए राम राम का आदान प्रदान करती हुई वह टोली चलती रही। जेल के द्वार पर आते ही वह टोली बाहर निकली। सिपाहियों का बंदूक ताने पहरा सज्ज हो गया
उस पंक्ति को लेकर आगे बढ़ गया। स्टेशन तक वे पैदल चले, परंतु मुझे उसमें सम्मिलित नहीं किया गया। भला ऐसा क्यों? मुझे चिंता होने लगी। इतने में एक मोटर आ गई। 2 हट्टे खट्टे गोरे अधिकारी बाहर निकले। मैं भीतर बैठ गया, फिर वे बैठ गए और मोटर बंद हो गई। न जाने कैसे, परंतु शहर और स्टेशन पर यह बात फैल गई कि मैं आज काला पानी प्रस्थान कर रहा हूँ। जिस मार्ग से बंदी जाते हैं उस मार्ग पर मेरा भी दर्शन होगा। इसी आस से लोग हर प्रकार के प्रयास करके छिप छिपाकर टापते जमे हुए थे। अतः मुझे गुपचुप अन्य मार्ग से ले जाना आवश्यक था। यह एक कारण था, और दूसरी बात यह कि मैं मार्सेलिस से भागा हुआ और वे गुप्त षड्यंत्र के दिन न जाने कौन कैसा षड्यंत्र रचकर मेरी मुक्ति का प्रयास करे। क्या कह सकते हैं, सहज डग भरते उन दिनों सुरंग उड़ती थी। ऐसे व्यक्ति में मार्सेलिस का प्रमाद फिर से न दोहराया जाए, इसलिए मुझे स्टेशन पर उन जन समुदायों में से पैदल ले जाने की बजाय स्वतंत्र मोटर में ले जाया गया। इस तरह जब मुझे स्वतंत्र मोटर से विशेष व्यवस्था के साथ कहीं ले जाया जाता, तब उन बंदियों में मेरे संबंध में बड़प्पन की धारणा होती। वह क्या, वह तो भैया राजा है, राजा। देखो, उसे मोटर दी गई। वह हमारे साथ पैर घसीटते पैदल थोड़ी ही आएगा। कोई कहता सरकार उससे डरती है। देखो कैसे मोटर कार ला दी। मार्सेलिस के जहाज़ से भागने के प्रयासों के जो लाभ हुए, उनमें से यह भी एक लाभ हुआ कि मोटर की खूब सैर हो गई, और उससे बंदियों से मेरे संबंध में जो सकारण अकारण आदर भाव था, और जिसके लिए सरकारी अधिकारी डटकर प्रयत्नशील थे कि वह आदर भाव न बने, बढ़ता ही चला गया। स्टेशन पर आते ही मुझे एक स्वतंत्र डिब्बे में ठूंसा गया। मेरे हाथों में जो हथकड़ी थी, उसका दूसरा सिरा एक भीमकाय अंग्रेज अधिकारी के हाथ में जकड़ा हुआ था। मेरे लिए उस बेचारे को हथकड़ी पहननी पड़ी। मेरे पैरों में बेड़ियां तो थी ही, हाथ में हथकड़ी थी। इतना ही नहीं, अब तो उसमें मेरे दूसरे हाथ को भी कस लिया था। धोती खौंसनी तो उसके हाथ में से खौंसनी पड़ती। उस अधिकारी के साथ में मेरा हाथ बांधने के कारण शौच, लघु शंका, सब विविध विधियां साथ साथ, सोना भी साथ साथ, कई यात्राएं में इस प्रकार का घिनौनापन तथा कष्ट सहना पड़ा। मुझे डिब्बे में ठूंसा गया, परंतु ऐसा नहीं कि किसी ने मुझे देखा ही नहीं। जो लोग उधर उत्सुकतावश आए हुए थे, उन्हें दूर खदेड़ा जाता, परंतु कुछ यूरोपियन भी देखने के लिए आए थे। वे डिब्बे के पास आते, उनमें से कुछ लोग बंद खिड़कियां खोलकर दो शिष्ट शब्द शिष्टतापूर्वक बोलते अथवा उद्दंडतापूर्वक देखकर चले जाते। अब क्या होता है कि जो गाड़ी है वो चल पड़ती है। उसके बारे में वो लिखते हैं, गर्मी के दिन, अंगार बरसाती चिलचिलाती धूप, असहनीय उमस, कोई बारात भी उत्सवार्थ यात्रा कर रही होती तो भी उसे यात्रा सुखद नहीं लगती। तिस पर मैं तो काला पानी के आजीवन कारावास के लिए जा रहा था। डिब्बे के बाहर मोगलाई मैदान आवे की तरह तप रहे थे। भीतर उस डिब्बे में तमस की उतनी ही तीव्रता से अंग अंग झटपटा रहा था, और उस ऊष्मा की तीव्रता तथा झटपटाहट उतनी ही असहनीय थी जितनी अंतःकरण स्थित ऊष्मा की। इस स्थिति में वह रेल मोगलाई मैदानों में से होती मद्रास चली। इसी बीच सावरकर जी सोचते हैं कि जिस तेज़ी से लग रहा है ऐसा कि कोई शेरनी को अपने मुंह में जब बच्चे को दबाकर, और पीछे अगर कोई उसके वो रहता है, खतरा रहता है, वैसा रहता है, तो वो तेज़ भागती है। इस प्रकार से उनकी रेलगाड़ी तेज़ भाग रही है, और गांव गांव, नगर नगर सबको पीछे छोड़ते हुए
मद्रास की ओर जा रही है और अल्टीमेटली वो काला पानी में सफ़र उनका हो, काला पानी वो जाएगी। तो सावरकर जी ये सोचते हैं कि जिस गति से, जिस तेज़ी से ये मुझे काला पानी की तरफ ले जा रही है, क्या कभी कोई ऐसी ट्रेन भी होगी जो उतनी ही गति, उतनी ही तेज़ी से मुझे काला पानी से वापस अपनी मातृभूमि के में लाएगी। और वो सोचते हैं कि क्या ऐसा होगा भी कि कभी मैं वापस आ भी पाऊंगा। मद्रास आ गया। रेल से उतरते ही मुझे एक तरफ सभी बंदियों से अलग करके पहरे में रखा गया। गाड़ी के साथ एक यूरोपियन अधिकारी बड़ी दूर से आया था। हो सकता है वह रेल का अधिकारी हो या पुलिस का। वह हर 2-3 स्टेशनों के पश्चात उन अधिकारियों में जो मेरी निगरानी के लिए नियुक्त किए गए थे, किसी एक से कुछ बात करके मुझे देखकर वापस लौटता। संभवतः वह मुझे छोड़कर वापस लौट रहा हो। मेरे पास आकर वह बात करने लगा। उसका गला रुंधा हुआ था। गुड बाय फ्रेंड, मुझे लगता है आप प्रभु कृपा से दिसंबर में राज्यारोहण के समय मुक्त होंगे। मैंने कहा, आपकी शुभकामनाओं के लिए आभारी हूँ, परंतु हमारे घाव इतने हरे हैं कि वह इतने शीघ्र कैसे भरेंगे। इस तरह की आशा पर निर्भर रहना मूर्खता ही होगी। उन्होंने इतने आश्वस्त स्वर में कहा जैसे कि वह जताना चाहते थे कि अधिकारी होने के नाते वे कुछ विशेष जानते हैं। मुझ पर विश्वास रखो, आप अवश्य मुक्त होंगे। अच्छा, आपसे विदा लेता हूँ। आपसे धीरोदात्त आचरण की अमिट छाप मेरे मन पर अंकित हो गई है। अन्य अधिकारी भी विदा लेते हुए चले गए। मार्सेलिस की लंबी चौड़ी गप्पें सुनने के कारण उनकी यही धारणा बनी थी कि यह यात्रा में भी मैं उन्हें बहुत तंग करूंगा। मार्सेलिस की जो यात्रा है उसके बारे में बता दूं कि जब वो उधर से आ रहे थे और सब जहाज़ में थे, तो उधर जहाज़ से ही कूद गए थे। तो उसके वो जब कहानी लोग सुनते हैं तो लगता है कि ये भागने का प्रयास करेगा और इसको मतलब देखना पड़ेगा हर समय, वरना ये कभी भी भाग सकता है। अंग्रेज को देखते ही मेरे तन बदन में आग लग जाती है। मैं कोई उद्दंड, अशिष्ट तथा भयंकर व्यक्ति हूँ, परंतु इस यात्रा में उन्हें जरा भी कष्ट न हुआ और मुझे अंत में मद्रास के अधिकारियों को सौंपने के पश्चात जैसे उनका मन शांत हुआ और उन्हें मुझ में इतने सद्गुण दिखाई दिए कि उन्होंने टोपी उतारकर मुझे प्रणाम भी किया। उसी समय मद्रास के कलेक्टर असे की हत्या हो चुकी थी। अधिकारियों को संदेह था कि इस हत्या का संबंध यूरोप स्थित अभिनव भारत के एक नेता से जुड़ा हुआ है। अतः मेरा अनुमान था कि इस संबंध के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में मुझसे कुछ न कुछ अवश्य पूछा जाएगा। इससे पहले कि हमने एपिसोड में पढ़ा है कि जब वो ठाणे जेल में थे तब उनको ये खबर मिली थी कि असे के एक कलेक्टर हैं, उनकी हत्या वेंकट सुब्रमण्यम अय्यर ने करी है। तो और उनका एक ग्रुप था अभिनव भारत, तो तो और उसका संबंध शायद सावरकर जी से हो सकता है, ऐसा भी अंग्रेजी अधिकारियों को शक था। तो इसलिए उनसे पहले भी जब वो जेल में थे तब भी संकेतों में पूछा गया था। अब सावरकर जी बोलते हैं कि इधर भी उन्हें लग रहा है कि इधर भी मुझसे कभी न कभी इस बारे में पूछा जाएगा। इंग्लैंड में मेरे पकड़े जाने के बाद मुझे हिंदुस्तान में वापस लाया जा रहा था और मेरा प्रकरण समाप्त होने पर मुझे अंडमान ले जाने की व्यवस्था हो रही थी। तब सचमुच ही मैं यह नहीं जानता था कि अभिनव भारत के तत्कालीन उपाध्यक्ष श्री अय्यर हिंदुस्तान में आए थे। उनकी असमय मृत्यु से इस वर्ष समूचा आर्यावर्त विह्वल हो रहा था। मैं इस बात से सचमुच अनभिज्ञ था कि वे हिंदुस्तान आए हुए हैं। यूरोप में नाना वेशों और विधियों तथा उद्देश्यों में यात्रा करते, सिर पर अति गंभीर आरोपों के वारंट लिए हिंदुस्तान की सीमाओं पर कड़ी गुप्तचर व्यवस्था के बावजूद हिंदुस्तान में पौंडीचेरी में आ धमके थे। अंडमान
मैं 7-8 वर्ष गुजरने के बाद सीक्रेट रिपोर्ट पढ़कर मुझे ज्ञात हुआ कि पुलिस अधिकारियों की यह कल्पना थी कि वहाँ से उन्होंने अभिनव भारत की शाखा की सहायता से उनके सदस्यों में से एक शाक्त ब्राह्मण के हाथों तूतीकोरिन के कलेक्टर को गोली मारकर हत्या करवाई थी। पर उस समय यह भी मुझे ज्ञात नहीं था कि श्री अय्यर वापस लौट आए हैं। मद्रास के उस कलेक्टर की हत्या का समाचार मुझे प्राप्त हो चुका था और बस इतना ही सत्य है कि मुझे यह संदेह था कि प्रायः मद्रास के अभिनव भारत के किसी सदस्य द्वारा ही यह कठोर कृत्य संपन्न कराया गया हो, परंतु इस आशा से कि मुझे यह समाचार ज्ञात ही नहीं हुआ हो और इसलिए मैं सहजतापूर्वक मद्रास शाखा की कुछ वार्ता उगलूँगा। मद्रास अधिकारियों में से एक भारतीय अधिकारी जिन्होंने अंग्रेजी वेश धारण किया था मुझसे मिले। सागर में अंडमान का जलयान महाराजा आया हुआ है। सारे बंदी एक बड़ी सी नाव में ठेला ठली करके उधर रवाना किए गए। बस मैं ही शेष रह गया। इतने में मुझे ले जाने के लिए ये और अन्य 1-2 अधिकारी एक छोटी नाव में साथ आए। मैं उस छोटी नैया में बैठ गया। मैं स्वयं अपनी ओर से कभी किसी से वार्तालाप प्रारंभ नहीं करता, क्योंकि मैं ठहरा एक बंदी। कोई भी फटाक से डांट पिलाएगा, चुप रहो। कुछ समय के पश्चात इधर उधर का कुशल मंगल पूछकर उन अधिकारियों ने अपनी जिज्ञासा प्रकट की कि इंग्लैंड स्थित क्रांतिकारियों की मेरे पीछे कैसी अवस्था हो गई होगी। मैंने कहा, यह तो आपको मुझे बताना चाहिए। भला जेल में पड़े रहकर मैं कैसे जान सकता हूँ। जानबूझकर मुझे ताव दिलाने के लिए उन्होंने कहा, हाँ यह भी सत्य है। और कैसे अकिंचन षड्यंत्र, 4 लोग भी उनमें सम्मिलित नहीं थे। मैंने हंसकर कहा, तो आप भी कुछ लोगों को इकट्ठा करते। अरे कैसी बात करते हो, इस मद्रास इलाके के लोग बड़े शिष्ट और विवेकशील हैं, ना कि आपके इलाके के नवयुवकों के समान छिछले। इधर कोई प्रचारक आ भी गया तो उसे एक भी अनुयायी नहीं मिलेगा। यह बात करते समय पग वक्त पर उनका लक्ष्य इस पर केंद्रित था कि मैं उनका प्रतिरोध करने के लिए मद्रास के कुछ नामचीन क्रांतिकारियों का नाम तो नहीं उगलने लगा। बाद में स्वयं ही कहने लगे, आपका अनुभव कैसा रहा। मैंने कहा, मुझसे अधिक आप लोग को मद्रास का अनुभव रहा होगा। उन्होंने कहा, मैंने तो मद्रास में सर्वत्र शांति ही देखी। मैंने सिमित करते हुए कहा, ठीक है ना, आप विश्वासपूर्वक कहते हैं कि इधर हर कहीं शांति है। वह समझ गया। वह दूसरा अधिकारी भी मुस्कुराया, कहने लगा, उन्हें सब कुछ ज्ञात होगा, केवल आप उन्हें उकसाने का प्रयास कर रहे हैं और वे आपको उकसा रहे हैं। वह छोटी नौका जो मुझे लेकर आई थी, अंडमान में आई हुई महाराजा नामक विशाल वाष्प नौका से सट गई। मुझे हथकड़ी पड़ी हुई थी। उसके साथ ही उस जलयान की सीढ़ी पर कड़े पहरे में मुझे चढ़ाया गया। मैं ऊपर चढ़ ही रहा था कि उस समय जहाज में सवार कुछ यात्री, नौकर चाकर, अधिकारी तथा आसपास की छोटी छोटी नौकाओं में सवार होकर आए हुए दर्शक वह दृश्य देखने के लिए धक्कम धक्का करने लगे और अंडमान के उस जहाज पर मुझे सवार होते हुए ऐसे देखने लगे जैसे हम किसी शव को अर्थी पर चढ़ाने और ठीक तरह से बांधते हुए विस्मय और जिज्ञासापूर्वक देखते हैं। उस महाराजा जलयान पर किसी बंदी का जिसे आजन्म कारावास हो गया है, सवार होना और सबको अर्थी पर सजाना एक ही बात थी। आज तक जो सैकड़ों हजारों बंदी आजन्म कारावास की सज़ा काटने इस भयंकर जलयान पर चढ़कर काला पानी गए हैं, उनमें से 10 भी जीवित वापस नहीं लौट सके। 18-20 वर्ष की चढ़ती आयु में युवकों पर इस जलयान पर पैर रखते ही 80 वर्ष के बूढ़ों जैसी मुर्दनी छा जाती है। मनुष्य एक बार अर्थी पर बांध लिया गया कि उससे परिजन समझते हैं कि यह इस संसार से सदा के लिए जा रहा है
और भावना से दुखद विस्मित होकर शून्यवत उसकी उस निकलती अर्थी की ओर देखते रहते हैं। ठीक उसी दृष्टिकोण से वे मेरी ओर देख रहे थे। उनकी मुद्रा से यह भाव स्पष्ट परिलक्षित था कि मैं अब इस जगत के लिए मर चुका हूँ, और यह भावना सत्य ही थी। सचमुच ही मुझे अर्थी पर चढ़ाया जा रहा था। अंतर्वश इतना ही था कि सबको अर्थी पर चढ़ाते समय जो भावनाएं दर्शक मन को स्तंभित अथवा व्याकुल करके शव यात्रा की ओर खींचती हैं, वह सब उनका आकलन नहीं कर पाता, परंतु मैं सब कुछ का आकलन कर रहा था कि मेरी अर्थी सजाई जा रही है, मेरी अर्थी निकल रही है। मुझे यह यथार्थ का भी बोध था कि इन सैकड़ों दर्शकों की दृष्टि जो मुझ पर टिकी हुई है वह प्रायः निर्मम तथा तटस्थ है। जिस तरह राह चलते आकस्मिक रूप से किसी की निकली हुई अर्थी हम देखते हैं, पल भर उसकी ओर देखते देखते हम केवल इतना ही कहते हैं, लगता है कोई मर गया। बस उसी ओर देखते देखते हम अपनी राह जाते हैं। उस समय इस बात का आकलन होने से कि मैं सब बन रहा हूँ, मुझे इस यथार्थ बोध का ही अधिक दुख था कि हजारों देश बांधव मेरी ओर मात्र आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं। काश उनमें से एक भी मनुष्य मुझे इस तरह ठाड़स बंधा पाता कि जाओ बंधु जाओ, तुम्हारे पीछे मैं और हम तुम्हारे व्रत को पूरा करेंगे, तो मेरी वह अर्थी मेरे लिए फूलों की सेज बन जाती है। तो ये था पूरा हमारा चौथा प्रकरण कि जब वो यहाँ से काला पानी जा रहे हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे अगला प्रकरण काला पानी का सागर। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम नमस्ते।